अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का रनडाउन बताने से पहले शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब आली, जो पहली खबर आज आपके साथ शेयर करनी है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि इसके ऊपर पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हमजा शहबाज हैं उनके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा फैसला आ गया है। बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने जा रही है, हमजा शहबाज की पहले ही छुट्टी हो चुकी है। तो असल में वो जिस केस को इसका पूरा एक बेस बना रहे हैं वो दरअसल ये है कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है उनके खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स का जो केस है वो चल रहा था बहुत अरसे से और उसके ऊपर फाइनली फैसला महफूज हो गया है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख देती हूँ। शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त हमारे करंट सिटिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत जो है वो हुई, जहां पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील हैं जी अमजद परवेज़, उन्होंने दलाइल दिए और वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल में कहा कि नाले की तामीर का हुक्म उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने नहीं दिया था, क्योंकि ये जो रमज़ान शुगर केस चल रहा है उस वक्त शहबाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि वो उस वक्त वज़ीर आला थे। लेकिन उनका कहना है कि उस वक्त उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया था बल्कि नाले की तामीर की मंजूरी पंजाब काबीना ने दी थी और नाला जो है वो इलाके की बेहतरी के लिए बनाया गया था। आपको बताऊं कि उनके वकील ने यह भी दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमा जो बनाया गया है वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और नाला सिर्फ रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नहीं बल्कि उससे 10 गांव जो हैं उनको इस्तिफादा होना था और ये रेफरेंस जो है ये मुज़हिका खेज सर्वे की बुनियाद पर बनाया गया है और बाद में अदालत ने वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, जो कि 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। अब देखना यह है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस चीज़ का दावा करते दिखाई देते हैं कि ये फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ आएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर ये शहबाज शरीफ के खिलाफ आएगा तो उनको पहले कैसे पता है। दूसरा ये कि वो ये दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब शहबाज शरीफ के भी खिलाफ हो गई है, लिहाजा उनकी अब इस तरीके से छुट्टी की जाएगी। जबकि देखते हैं कि जनाब इसका क्या फैसला आता है। शहबाज शरीफ और उनके वकील ने तो बहरहाल अपने दलाइल दे दिए हैं, फैसला महफूज हो चुका है। अब जो फैसला आएगा तो फिर उसके ऊपर बात होगी। अब तक की जो तफसीलात थी उससे मैंने आपको आगाह कर दिया है और अब जो अगली खबर है उसकी तरफ चलते हैं। अगली खबर जनाब ये है कि बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो नवाज शरीफ हैं बहुत अरसे के बाद वो मंजर आम पर आए हैं और वो जो पिछले दिनों बहुत मायूस दिखाई देते थे उनके चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दी। नवाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज को लेकर और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को लेकर काफ़ी खुश दिखाई दिए, लेकिन ज़्यादा खुश वो मरियम नवाज की कारकर्दगी पे दिखाई दिए, क्योंकि आप सबको पता है कि शहबाज शरीफ जिस तरह के वज़ीर आला थे उनका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि मोहसिन नकवी ने भी बहुत अच्छा काम किया था और यकीन करें कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि हमारी वज़ीर आला एक खातून होते हुए इतना काम कर सकती हैं। बहरहाल मैं कहती हूँ कि दूर दूर तक उन्होंने पछाड़ के रख दिया सबको। अब हमारी जो वज़ीर आला हैं उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है और उसके चलते इजलास हुआ और इजलास में बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की मेहनत जो है वो पंजाब में नज़र आ रही है, नून लीग के अरकान उनकी ताकत और उनकी इज्जत है। इस मौके पे मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब जो है वो वाहिद सूबा है जहां रोटी जो है वो 12 से 14 रुपए की मिल रही है, इसके अलावा आप बाकी जगहों पर देख लें नहीं इतने की मिल रही। और उन्होंने कहा कि हमारी जो कारकर्दगी है उस पर सबसे बड़ा चेक जो है वो अवाम और नवाज शरीफ हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने हुकाम को रावलपिंडी का जो रिंग रोड है उसको दिसंबर तक गुजरांवाला के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। यानी रिंग रोड जो है वो रावलपिंडी का बनेगा और गुजरांवाला के जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उन तमाम को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये मैंने आपको खुशखबरियाँ भी बता दी और नवाज शरीफ के चेहरे की जो तमानियत है वो बता रही है। और वैसे भी महंगाई के ऊपर जो ये सिंगल डिजिट पे आ गए हैं वो एक बड़ी खुशाइन बात है। तो बहरहाल ये खुशखबरी की खबर थी तो सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। इसके साथ ही एक और खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको पता है कि अयाज सादिक जो हैं उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसको कामयाब बनाने में वो जितनी मदद करेंगे हो सकती हुई वो करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि फिर उसके बाद इमरान खान ने अचानक से मुज़ाकरात जो है वो रोक दिए। फिर उसके बाद इमरान खान का मूड चेंज हुआ और उन्होंने अचानक से आर्मी चीफ को खत भी लिख डाला। अब अयाज सादिक के जो घर वज़ीर आज़म और पीपी के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान क्या बात हुई, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मंजर आम पर आई है, उसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देती हूँ। खसूसी दावत पे उनके घर आए हुए पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे और मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तलखियां हैं उसको कम करने पर भी बातचीत हुई।
वज़ीर आज़म से मुलाकात में शाज़िया मरी जो हैं उन्होंने नहरों का मामला जो है वो उठाया। खुर्शीद शाह और एजाज जाखरानी ने पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर अमल दरामद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ जो है उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे मामलात को हल कर लेंगे, अगर मसाइल हल ना हुए तो अयाज सादिक हमसे ज़्यादा आपके दोस्त हैं, ये हल करवा देंगे। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अयाज सादिक ने तो पीटीआई से भी मुज़ाकरात जारी रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और हमारी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद एक जैसी है, बातचीत और मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल कर लेंगे। और ज़राए के मुताबिक आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह के बेटे को तोहफ़ दिए और उनकी शादी की उनको मुबारकबाद दी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, हम तो चल रहे हैं लेकिन पीटीआई वाले हमारे साथ नहीं चलना चाहते, तो उनकी मर्जी है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनसे बात करें, वो आर्मी चीफ की सुनना चाहते हैं, आर्मी चीफ को सुनाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि आर्मी चीफ अभी तक उनको उनके खत का कोई जवाब नहीं दे रहे, उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और ना ही मुझे लगता है कि फौज आइंदा कभी भी इमरान खान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करेगी। इसके अलावा एक और अहम खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन और इंतजामी कमेटी है वो तब्दील हो गई है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं सुन लीजिएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इंतजामी कमेटी के वो चेयरमैन होंगे, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो है वो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद ने नोटिफिकेशन जो है उन्होंने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई प्रमोशन कमेटी जो है वो सीनियर जो जजेस हैं और खासतौर पे सीनियर जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान जो है उनके ऊपर मुश्तमिल होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज होंगे और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जो हैं वो सीनियरिटी की लिस्ट पर दूसरे नंबर पे चले गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें और जस्टिस सरदार इसहाक खान का सीनियरिटी लिस्ट में छठा नंबर है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर सातवें, जस्टिस समन रफत जो है वो आठवें, जस्टिस खादिम हुसैन नवें और जस्टिस आजम खान 10वें नंबर पे, और जस्टिस आसिफ जो है वो 11वें और जस्टिस इनाम मेमन मिनहास जो है वो 12वें नंबर पे। तो ये 12 जजेस की लिस्ट है जो मैंने आपको बता दी है। जाते जाते इमरान रियाज खान का आपको एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। जब से वो मुल्क से फरार हुए हैं उनका दावा तो ये है कि वो बरतानिया गए हैं, लेकिन उनके हवाले से बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो बरतानिया नहीं गए। कुछ लोग कह रहे हैं वो मुल्क के अंदर ही छुपे बैठे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। बहरहाल वो जहाँ भी कहीं हैं हम तो यही कहेंगे खैरियत से रहें। मगर उन्होंने अब की बार फिर से हमारे इदारों के ऊपर बहुत सारे फरसूदा किस्म के और घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आईएसआई वाले उनको मारते थे, पीटते थे, उनके साथ सहाफ़ियों वाला सलूक नहीं करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने पूछा एक फ़ौजी से कि आप नवाज शरीफ को सैल्यूट क्यों करते हो, तो फ़ौजी ने कहा कि हम नवाज शरीफ को इसलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने हमारे इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और जब मैंने उनको आगे से ये जवाब दिया, इन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया फ़ौजी को कि आप यही डिज़र्व करते हैं, तो वो गुस्से में आ गए। क्या कहा इमरान रियाज खान ने, हैव अ लुक। वो कहते थे गैर कानूनी नहीं, आप हमें सूट नहीं करते। फिर 3 मौकों पे 3 मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए उन्होंने मेरे से सपोर्ट मांगी आईएसआई ने, और मैंने इनकार किया। मुझे अफसर भी पता है वो कौन है। तो उसने मेरे से सपोर्ट मांगी, लंबे से कद का था, यहाँ उसके बाल कम थे और उसने मुंह पे नकाब पहना हुआ था। तो ये इस्लामाबाद का बंदा है। तो इसने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो। कतल फाइल है लाहौर में, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को हम क्यों ना सैल्यूट करें, नवाज शरीफ को जिसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। ये मुझे लाहौर में कर्नल फाइल साहब से मैंने कहा था कि हम क्यों ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सैल्यूट करेंगे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो मैंने कहा सर आप डिजर्व करते हैं कि आप उसको सैल्यूट करें। तो इस बात पर बहुत गुस्सा चढ़ा कि ये क्या बकवास है। ये खुद ही सैल्यूट करना चाह रहे थे और खुद ही जो है वो कह रहे थे, मैंने तो कह दिया मैंने कहा डिजर्व करते हैं क्या सैल्यूट करें। ये सारी तफसीलात मैं बताऊंगा। अभी देखिए फटा ये पड़ा हुआ, मैं कहता हूं कि इतनी मार खा के मैंने लोगों के सवालों के जवाब देने। आप मुझे पूछे, आप मेरी बहन है, जो मर्जी पूछे, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कहां से निकला, कहां पहुंचा हूं। और इन्होंने मुझे डील करके छोड़ा था, इन्होंने मुझे डील के साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे डील करके छोड़ा। ये डील करके छोड़ने का मतलब ये कि इन्होंने मुझे लोहे के हाथों से डील किया, मुझे दहशतगर्द की तरह डील किया। और जब मुझे छोड़ा तो अगर आपके सोर्सेज आईएसआई में तो आप चेक कर लें, जिन अफसरान ने मेरी रिपोर्ट बनाई थी ना कि ये बंदा 2 साल तक बोलने का काम करने के काबिल नहीं रहा, उन अफसरान की इंक्वायरी लगी हुई आईएसआई में। और ये 2 साथियों ने मुझे बात बताई है कि जिन्होंने ये लिख कर दिया था कि इमरान रियाज अब 2 साल तक नाकारा हो चुका है हमारी असेसमेंट के मुताबिक। मुझे साइकेट्रिस्ट लेकर आया ये आखिरी दिनों में, उसने आगे मेरी इवैल्यूएशन की कि ये स्टैमरिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, इसके चलने में प्रॉब्लम है, जब ये बैठता है तो इसको बहुत शदीद दर्द होती है, मल्टीपल चीजें हैं, साइकोलॉजिकली ये बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, 2 दफा इसने टकरे मार के अपना सर फाड़ दिया है।
ये बंदा अगर यानी पता नहीं क्या मेडिसिन देते थे, मैं रो रहा हूं तो 4-4 घंटे रो ही जा रहा हूं, हंस रहा हूं तो 4-4 घंटे हंसता ही जा रहा हूं, मुझे अपनी कैफियत की वहां समझ नहीं आ रही थी। जी जनाब, आपने सुना। दरअसल बात यह है कि पीटीआई के अपने ही लोग इमरान रियाज खान को अब इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये दावा है कि इमरान रियाज खान एजेंसियों की मर्जी के बगैर इस मुल्क से बाहर कदम नहीं रख सकते थे, और अगर वो निकले हैं और उनको सेफ एग्जिट दिया गया है और वो यहाँ से भागे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से भागे हैं। इसीलिए इमरान रियाज खान जो है वो आजकल असाइलम लेने के लिए और फौज को गंदा कहकर वो अपने आप के नंबर टांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ है। एक और बात जाते जाते आपको बता दूं कि 8 फरवरी को ये लोग एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी फंड अथॉरिटी कायम करने का फैसला। जुनेद अकबर ने कहा कि 1000 ऐसा बंदा चाहिए जो हर महीने हमें 5-5 हज़ार रुपया जो है वो चंदा जमा कराए, और ये चंदा हम किसी एमएनए या एमपीए से नहीं लेंगे बल्कि आम लोगों से लेंगे, और उसको हम फिर मुल्क के अंदर ये जो तरह तरह के हम ये जो नमूनेबाजियां और तमाशेबाजियां करते फिरते हैं ये हम करेंगे। तो जनाब वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस तरह करें। मैंने वहाँ मना करने की बात की, शायद कुछ लोगों ने मुझसे राबिता किया कि आपको फंड की जरूरत है। मैंने कहा मुझे किसी फंड की जरूरत नहीं, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। 8 फरवरी का उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ राबिता किया, मैंने कहा सियासत में न पैसे लेने और न देने के मुकाबले नहीं हूँ, लेकिन इसका भी नजराना निकालेंगे। पार्टी के खर्चे होते हैं, पार्टी चलाने के लिए खर्चे होते हैं। मैं सारे पीपीके से, मेरी ये बात गौर से सुने, मैं सारी पीपीके से 1000 बंदे मुझे ऐसे चाहिए, चाहे ओवरसीज सूझा पार्टी के अंदर हो, जो मुझे मंथली पार्टी के फंड में सिर्फ 5000 दे दे, चाहे 2000 दे दे, चाहे 5000 दे दे, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी ये मत भी बराबर देगा, आपने देना है। इंशाल्लाह सारे पीपीके में 1000 बंदे इतनी बड़ी टारगेट नहीं है, और इंशाल्लाह इसके लिए हमें फाइनेंस की टीम बना देंगे और फिर कोशिश इंशाल्लाह ताला करते आएंगे। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं दरबार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमें आदेश दिए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपना सेक्रेटरी बना ले, जो पाकिस्तान के साथ प्रॉपर्टी हो, उसके लिए इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन इसके जिम्मेदार होंगे और किस तरह होंगे, इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगी। लेकिन ये इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद ये 1000 बंदों की मुझे जरूरत होगी, बना देंगे कि इस तरह करेंगे, उसका तरीका क्या होगा ये इंशाल्लाह। जी तो ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।